गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा प्रणाली की जो ढांचागत या संरचनात्मक उपागम कह लो या ढांचागत विधि कह लो, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संरचना यानी ढांचा। ढांचे का के अर्थ है बनावट। हर भाषा का व्यवस्थित कर्म या बनावट होती है। हर एक भाषा का जो अपनी बनावट और कर्म होता है। सभी भाषाओं की अलग अलग बनावट होती है। जैसे इंग्लिश कुछ और तरीके से लिखी जाती है, पंजाबी कुछ और तरीके से लिखी जाती है और हिंदी कुछ और तरीके से लिखी जाती है। सभी की अपनी अपनी बनावट और कर्म होता है। इसी बनावट को समझते हुए हम भाषा सिखाना संरचनात्मक प्रणाली कहलाता है। इसी बनावट को समझाते हुए जैसे इसी बनावट को हम कैसे, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कैसे क्या लिखा जाता है, जैसे रै को कैसे लिखा जाता है, मैं को कैसे लिखा जाता है। इसी भाषा बनावट को समझाते हुए जैसे हिंदी में रै कितने तरीक़ों से लिखा जाता है, पंजाबी में सिर्फ एक तरीके से लिखा जाता है, एक तरीके से नहीं अलग अलग तरीक़ों से भी लिखा जाता है। ऐसे इनकी अपनी अपनी बनावट होती है सभी भाषाओं की। ऐसे ही भाषा सिखाना संरचनात्मक प्रणाली कहलाता है। इसमें वाक्यों की संरचनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें वाक्यों की बनावट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसमें भाषा शिक्षण के लिए मौखिक कार्य व अभ्यास पर बल देना होता है। इसलिए भाषा शिक्षण के लिए जैसे हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसलिए हमें मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि जैसे हमारी आवाज़ निकलती है हम अक्षर भी वैसा ही लिखते हैं, उससे ही अक्षर या वाक्य की बनावट बनती है। इस प्रणाली में भाषा के कुछ प्रमुख शब्दों और समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षण आरंभ होता है। इसमें कुछ शब्दों और वाक्यों से ही भाषा शिक्षण आरंभ होता है। शिक्षाविदों ने इस प्रणाली के लिए मानना है कि कुछ निश्चित शब्दों और वाक्यों के ढांचे का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी 3 या 4 वर्ष में ही यह भाषा सीख लेता है। यानी कि शिक्षाविदों का मानना है कि इस प्रणाली के माध्यम से वाक्यों और शब्दों की बनावट यानी कि उसका ढांचा का प्रयोग करते हुए उसका बार बार अभ्यास करते हुए जो विद्यार्थी होता है वह 3 या 4 वर्षों में ही आसानी से भाषा सीख जाता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि इसमें भाषा शिक्षण की सभी संरचनाओं को समझने के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन हम इसका कर्म देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वाक्य में पदों को लिखने के लिए पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म को व्यवस्थित किया जाता है। हम लिखते हैं पहले हम कर्ता को लिखते हैं फिर कर्म को, पहले कर्ता को फिर क्रिया को फिर कर्म को लिखते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में यही कर्म उल्टा होता है। हिंदी में हम पहले कर्म को लिखते हैं फिर कर्ता को और फिर क्रिया को। इसी प्रकार से यही कर्म होता है, इसका मतलब इसकी बनावट में अंतर आ जाता है। इसलिए जो कर्ता कार्य करता है वह अलग से दिया गया, हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग है, उनके वाक्यों का ही निचोड़ हो जाता है। जैसे हम ये नहीं लिख सकते कि पुस्तक पढ़ता है राम, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है। इससे हमारा जो वाक्य है शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश का अर्थ ये निकलता है, हिंदी में ये इसका अर्थ अशुद्ध हो जाता है। हिंदी में लिखने के लिए इसको शुद्ध वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। यही हिंदी भाषा की बनावट है। सभी भाषाओं को जैसे हम किसी शहर को जाते हैं, इसी तरह भाषा की संरचना को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उसके भाषा के माध्यम से ही हम किसी की भाषा शिक्षण को सीख जाते हैं। इसमें मौखिक कार्य को अधिक बल दिया गया है, क्योंकि मौखिक कार्य से जो हमारे कंठ से उच्चारित होता है उससे ही हमारे वाक्यों की संरचनाएं बनती हैं। उसके बार बार अभ्यास या ज्ञान से ही हम उसकी बनावट को समझने लगते हैं, शुद्ध वाक्य का प्रयोग करते हैं। सीमाएं क्या हैं? इसमें शब्द रचना अपेक्षित रहती है। वाक्य गठन पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें अकेले शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती, वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है। जब पूरा सेंटेंस बन जाता है तब उसके शुद्ध या अशुद्ध होने का पता चलता है, उनकी बनावट का पता चलता है। संरचनाओं का निर्माण और अभ्यास बहुत समय और शक्ति भी होती है। जो संरचनाओं जब हम उसकी बनावट करते हैं, ढांचा करते हैं, तब उसके निर्माण में, उसे बनाने में और उसका बार बार उसका अभ्यास करने में बहुत सारा समय और शक्ति का व्यय होता है, जो व्यवहारिक नहीं है। अभी इतनी शक्ति की हमें लोड़ नहीं है। सभी प्रकार के विषयों को संरचनाओं द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि सभी विषयों को, जैसे हिंदी इंग्लिश पंजाबी को हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन सभी विषयों को इतनी संरचनाओं के साथ नहीं पढ़ाया जाता। इसमें अधिक अभ्यास से निरस्तता आ जाती है, क्योंकि अधिक अभ्यास से हमें निरस्तता आ जाती है।
जो शिक्षण उपयोगी विधि है, यह हिंदी शिक्षण की उपयोगी विधि है पर पूर्ण नहीं है, लेकिन ये उपयोगी है, इसे हम पूर्ण नहीं मान सकते। भाषा शिक्षकों के में अभ्यास से ही किसी भी भाषा का हम शिक्षण कर सकते हैं, किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से हमारे बीच रट्टित प्रणाली का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमें सीखने के लिए थोड़ी बहुत ही कमी आने लगती है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, हम इसको